स्नेहा बहुत ही स्टाइलिश लड़की थी और उसका पति हिमेश एक कंपनी में अकाउंटेंट की जॉब करता था। स्नेहा स्टाइलिश होने के साथ साथ बहुत ही संस्कारी और जिम्मेदार लड़की थी। एक दिन घर पर जब स्नेहा अकेली होती है तो उसके घर पर एक लड़का आता है और कहता है, हेलो मैम, मेरा नाम राहुल है। क्या आप कुछ पैसे डोनेट करेंगी? पर क्यों? आई मीन टू से डोनेशन किस लिए? दरअसल मैं अनाथ बच्चों के लिए ऐसे घूम फिर के डोनेशन इकट्ठी करता हूँ। ओह वेरी नाइस वर्क। ठीक है, अंदर आइए आप। ओके मैम। राहुल अंदर आ जाता है और स्नेहा उसके लिए चाय बनाकर लाती है और साथ में उसे कुछ पैसे भी देती है और कहती है, आप यहाँ आया कीजिए। मतलब मुझे अच्छा लगता है आप जैसे लोगों से मिलकर जो इतने अच्छे काम करते हैं। अरे मैम, ये तो आपका बड़प्पन है, वरना कुछ लोग तो गलत ही समझते हैं। अरे छोड़ो यार, कुछ लोगों के बारे में सोचना बंद ही कर दो, उनका तो काम ही सोचना है। कुछ देर ऐसे ही दोनों बैठकर गपशप करते हैं और जाते जाते राहुल अपना मोबाइल नंबर भी उसको दे जाता है। दिन गुजरते रहते हैं। एक दिन हिमेश रात को ऑफिस से आते हुए अपनी बीवी के लिए एक परफ्यूम लेकर आता है और आकर उसे कहता है, अरे मेरी जान, आज तो मैं तुम्हें इस परफ्यूम से महका दूंगा। अरे वो तो रोज ही महकाते हो, आज क्या खास है? हाँ, आज तो इस साड़ी में क्या बवाल लग रही हो। हाँ वो तो है, आपकी बीवी है ही बवाल। हाँ हाँ, मेरी बीवी बवाल है, बवाल। और सिर्फ मेरी है। हाँ हाँ आपकी हूँ, जो करना है कर लो। और ऐसे ही बातें करते करते दोनों अपने प्यार भरे लम्हात इंजॉय करते हैं। और सुबह हिमेश जब ऑफिस जाने के लिए तैयार हो रहा होता है तभी स्नेहा से कहता है, एक बात बताऊं तुम्हें? हाँ हाँ बताइए। वो ऑफिस के कुछ काम के सिलसिले में मैं थोड़े दिनों के लिए शहर से बाहर जा रहा हूँ, तो तुम अपना ख्याल रखना। क्या? शहर से बाहर? ये क्या तरीका है आपका? ये कोई तरीका है ऐसे जाने का? मैं आपसे बात ही नहीं करती, मत बुलाना मुझे। ओ बेबी, यार काम तो है ना, अब जाना तो मैं भी नहीं चाहता मगर काम तो करना है ना। बात वो नहीं है कि काम करना है, बात ये है कि मुझे इस वक्त बता रहे हो, जाके बताते, वहां जाकर कॉल कर देते मुझे। लेकिन हिमेश उसको समझा बुझाकर वहां से चला जाता है। स्नेहा भी गुस्से में धड़ाम से दरवाज़ा बंद करके बैठ जाती है और अगले दिन उसे जहन में आता है कि उसके पास राहुल का फ़ोन नंबर है। वो राहुल को फ़ोन करती है। हेलो जी, कैसे हैं आप? जी मैम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। दरअसल मैं कुछ अकेला अकेला फील कर रही थी, तो सोचा आपसे बात ही कर लूं। जी मैम, ज़रूर। अगर आप बुरा ना माने तो क्या मैं आपसे मिल सकता हूँ? मुझे कुछ ज़रूरी बात करनी थी। हाँ जी, तो ठीक है, कल आप आ जाइएगा मेरे घर। ओके जी। इस तरह रात भर दोनों बातें करते रहते हैं और सुबह होते ही राहुल उसके घर आ जाता है। दोनों मिलकर चाय पीते हैं और खूब सारी बातें करते हैं। तभी राहुल कहता है, स्नेहा मैम, मैं दरअसल वो अनाथ बच्चों के लिए एक स्कूल खुलवाना चाहता हूँ। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। तुम मुझे ये मैम वैम नहीं कहा करो, स्नेहा कहा करो। और हाँ, मैं 50,000 का डोनेशन दूंगी स्कूल के लिए। ओके जी। तो स्नेहा, मैं ये चाहता हूँ कि अगर तुम हमारे स्कूल के लिए इतना डोनेशन दे रही हो तो स्कूल की ओपनिंग भी तुम्हारे ही हाथों से हो, लेकिन उसके लिए तुम्हें अपने कुछ आइडेंटिटी प्रूफ्स देने होंगे। अच्छा ठीक है, क्या क्या चाहिए वो बता दो। बस आधार कार्ड। स्नेहा अपने कमरे में जाती है और आधार कार्ड निकालकर ले आती है और ला करके राहुल को पकड़ा देती है। अरे वाह स्नेहा, तुम्हारा और मेरा जन्मदिन तो एक ही तारीख पर है। इस बार हम दोनों अपना जन्मदिन एक ही दिन मनाएंगे इकट्ठे। हाँ तो ठीक है, एक ही साथ मनाएंगे अपना बर्थडे। वैसे भी मेरे पति तो घर पर है नहीं, तो इस बार मैं अपना बर्थडे अपने दोस्त राहुल के साथ मनाऊंगी।
राहुल स्नेहा के घर को बहुत अच्छे से डेकोरेट करता है, अच्छे से कपड़े पहनते हैं और खूब सारा तैयार होकर एक साथ केक काटते हैं। इसी दौरान हिमेश का कॉल आ रहा होता है, लेकिन स्नेहा गुस्से से कॉल काट देती है और उसकी बार बार आती कॉल को इग्नोर करती है। हिमेश बार बार कॉल करता है, लेकिन स्नेहा इग्नोर करती है क्योंकि वो तो सिर्फ अपने दोस्त राहुल में खोई होती है। दोनों ढेर सारी शरारतें कर रहे होते हैं, एक दूसरे के मुंह पर केक लगा रहे होते हैं, बहुत सारी सेल्फीज लेते हैं, ड्रिंक करते हैं और करते करते स्नेहा नशे में हो जाती है और राहुल उसके नशे में होने का फ़ायदा उठाता है और कहता है, तुम्हारा घर बहुत ही खूबसूरत है स्नेहा। हाँ वो तो है। वैसे किसके नाम पर है ये घर? मेरे नाम पर है, सब कुछ मेरे नाम पर है। मेरे पति मुझसे बहुत मोहब्बत करते हैं और उन्होंने सब कुछ मेरे नाम किया हुआ है, लेकिन अभी मैं उनसे नाराज़ हूँ, इसीलिए वैसे मैं उनसे कभी भी कोई बात नहीं छुपाती, लेकिन नाराज़ हूँ ना तो मैंने उन्हें तुम्हारे बारे में नहीं बताया। अरे मैं नहीं मानता कि ये घर तुम्हारे नाम हो। अच्छा तो बताओ तुम्हें कैसे यकीन दिलाऊं? ये तो तुम ही जानो कि कैसे यकीन दिलाओ, लेकिन मुझे लग रहा है कि तुम बहुत ही कुछ लंबी लंबी छोड़ती हो। ठीक है रुको तुम, मैं तुम्हें अभी बताती हूँ। और ये कहकर स्नेहा प्रॉपर्टी के पेपर्स ले आती है। उसके नशे में होने की वजह से बहुत आसानी से राहुल वो पेपर चेंज कर लेता है और धोखे से स्नेहा के सिग्नेचर भी उस पेपर पर ले लेता है और कुछ ही लम्हों में नशे में स्नेहा बेड पर गिर के बेहोश हो जाती है। इस मौके का फ़ायदा उठाता है राहुल और हैंडकफ्स का इस्तेमाल करता है ताकि आंख खुलने पर भी वो कहीं भाग ना सके और उसके घर में मौजूद सारा पैसा और जेवर लेकर वहाँ से गायब हो जाता है। और अगली सुबह जब हिमेश अपने ऑफिस के काम से वापस घर पहुंचता है तो घर की ये हालत देखकर उसके तो मानो होश ही उड़ जाते हैं। वो जल्दी से अपने बेडरूम में जाता है और स्नेहा को हैंडकफ्स में देखता है। वो हैंडकफ खोलने की कोशिश करता है लेकिन खोल नहीं पाता। तभी वो अपने रूम में इसकी चाबी तलाशने लगता है और आखिर उसको चाबी मिल जाती है और फिर वो हैंडकफ आसानी से खोल देता है और स्नेहा से कहता है, स्नेहा ये घर में क्या हो रहा था, क्या हुआ है ये सब? और तभी स्नेहा रोते रोते सारी कहानी हिमेश से बता देती है। हिमेश तुरंत पुलिस को कॉल लगाता है और सारी बात बताकर अपने घर बुलाता है। पुलिस जब उनके घर आती है तो स्नेहा से कुछ पूछताछ करती है। मैडम जी, आपके पास क्या उस लड़के की कोई तस्वीर फोटो वगैरह है क्या? हाँ मेरे पास जन्मदिन की फोटोज पड़ी हैं। और स्नेहा अपने मोबाइल से जन्मदिन वाली सेल्फीज निकालकर उसे दिखाती है और उस लड़के की तस्वीरें देखने के बाद पुलिस के पैरों तले जमीन निकल जाती है। अरे मैडम जी, ये तो एजेंट राहुल है, इसकी तो पुलिस को कब से तलाश है। ये आप जैसी बहुत सी लड़कियों को शिकार बना चुका है। और पुलिस अपनी कार्रवाई तेज कर देती है और आखिरकार कामयाब हो जाती है और राहुल को पकड़ के जेल में बंद कर देती है। इस तरह राहुल को अपने किए का अंजाम भुगतना पड़ता है।